हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की केमिस्ट्री के अध्याय 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता क्या होती है और गैसों की द्रव्य विलेयता कैसी होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो विलेयता होती है उसके ऊपर अलग अलग कारकों का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम लोग द्रव में गैस को मिलाएंगे या फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे या फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे, तो उनके ऊपर अलग अलग कारक का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो विलेय पदार्थ है उनकी प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ेगा, विलायक पदार्थ की प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो विलेय और विलायक के जो नेचर है, ठीक, इन सभी चीजों के बारे में। या फिर अगर हम लोग मान लो हमारे पास कोई विलायक है, उस विलायक में कोई दूसरा चीज हमने मिला दिया, अब उस विलायक की प्रकृति पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विलेयता क्या होता है। विलेयता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुला हुआ होना। मतलब अगर हमारे पास मान लो कि थोड़ा सा इतना, मान लो हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक, एक गिलास पानी है। अब उस गिलास एक गिलास पानी में हम लोग चीनी को घोलना स्टार्ट किए, तो चीनी घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा कि चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगा। मतलब जो चीनी है उसकी विलेयता उसमें रुक जाएगी। तो यहाँ पे विलेयता का मतलब क्या है, विलायक में किसी पदार्थ को घोलना, या कोई हमारे पास द्रव है, उस द्रव में किसी दूसरे पदार्थ को हम लोग घोल रहे हैं, तो वही उस दूसरे पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। मतलब पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। अगर नमक को पानी में घोल रहे हैं तो नमक की विलेयता कहलाएगी। तो जो वैज्ञानिक लोग थे या फिर जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने आगे इस चीज की डिस्कवरी किया कि कोई भी अमाउंट हो सकता है। मतलब विलेयता अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम लोग जो एक ग्लास ले रहे हैं, उस ग्लास की जगह पे ऐसा हो सकता है कि एक ड्रम भी हो सकता है। उस ड्रम में हमने कितना चीनी घोला हुआ है, या उस ड्रम में हमने कितना नमक घोला हुआ है, या उस ड्रम में कोई चीज दूसरा चीज हमने कितना घोला हुआ है, तो वो उस पदार्थ की वहां पे विलेयता हो जाएगी। तो ऐसे उनको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, विलेयता को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स परिभाषा देना चाहिए। वैसे मानो तो विलेयता के लिए कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, लेकिन इसके लिए एक फिक्स परिभाषा दिया गया है, ठीक। क्योंकि कोई भी अमाउंट में आपका कोई विलेय पदार्थ है, उसमें कोई भी अमाउंट में दूसरे पदार्थ को आप उसमें घोल सकते हैं, तो वो उस दूसरे पदार्थ की विलेयता वो हो जाएगी। जैसे हमारे पास अगर 5 लीटर मान लो चीनी है, या 5 kg चीनी है, उस 5 kg चीनी को हमें 100 लीटर पानी में डिजोल्व करना है, तो वो डिजोल्व हो जाएगी, तो वो उस चीनी की विलेयता कहलाएगी। तो यहाँ पे किसी भी मात्रा में किसी भी मात्रा को हम लोग डिजोल्व करा सकते हैं, समझ गए, और वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। लेकिन साइंटिस्ट लोग या फिर जो लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, या जो लोग अध्ययन कर रहे थे इसके बारे में, उन्होंने क्या किया, विलेयता की एक फिक्स परिभाषा दिया। मतलब एक फिक्स डेफिनेशन दिया कि आखिरकार विलेयता हम लोग कहते किसे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विलेयता क्या होता है, फिर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता। फिर गैसों की द्रव में जो विलेयता हो रही उस पर अलग अलग कारकों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर ठोस की विलेयता पढ़ेंगे, और ठोस की विलेयता पे अलग अलग कारकों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं पूरे टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का पॉइंट होगा, जो सबसे पहला पॉइंट होगा, वो हमारा क्या होगा, हेडिंग, वो होगा विलेयता। क्या होगा, विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। देखिए विलेयता जब हम लोग पढ़ते तो वहां पे एक टर्म हम लोग फिक्स रखते हैं, वो टर्म क्या है, ताप। विलेयता में हम लोग किस चीज को फिक्स करते हैं, ताप को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ताप पर विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की वह अधिकतम, वह अधिकतम
मात्रा जो जो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो, घुला हुआ हो, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ये होता है विलेयता का परिभाषा। किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ होता है, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। मतलब 100 ग्राम विलायक है, विलायक का मतलब मान के चल सकते हो पानी है, तो 100 ग्राम पानी में तुम कितना विलेय पदार्थ मतलब कितना चीनी अधिकतम घोल सकते हो, वो उस चीनी की विलेयता कहलाएगी। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि 200 ग्राम में हम लोग चीनी नहीं घोल सकते। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि विलेयता को एक फिक्स परिभाषा उन्होंने दिया है। अगर कोई आपसे विलेयता पूछेगा तो उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। ठीक, अब जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्या पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं इसमें गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में पानी रहता है और उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है। मतलब पानी में CO2 गैस क्या रहता है, घुला रहता है। तो वही सेम चीज हम लोग देखेंगे कि गैस की द्रव में विलेयता कैसे होती है। अच्छा, क्या सभी गैस द्रव में घुल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैसें द्रव में घुले, कुछ गैसें द्रव में नहीं घुले। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैसें द्रव में अधिक घुले और कुछ गैसें द्रव में कम घुले। तो जो नहीं घुलेगा उसकी तो प्रॉपर्टी अलग हो गई, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, जो नहीं घुलेगा एकदम। लेकिन जो कम घुलेगा या जो अधिक घुलेगा, वो कम क्यों घुल रहे हैं, या जो अधिक घुल रहा है वो अधिक क्यों घुल रहे हैं। क्या ऐसा नेचर होगा गैसों के अंदर कि कोई गैस अधिक घुल रहा है, कोई गैस कम घुल रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, जो गैसों की प्रकृति विलायक पदार्थ की प्रकृति के समान होगी, जो गैसों की प्रकृति या जिन गैसों की प्रकृति विलायक पदार्थ की प्रकृति के समान होगी, वो गैस उस पदार्थ में घुल जाएंगे। अगर उनकी गैसों की प्रकृति विलायक की प्रकृति के समान नहीं होगी तो वो गैसें उसमें नहीं घुलेंगी। या एक टर्म और हमें पता होता है कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है, मतलब विलेय पदार्थ को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, या विलायक पदार्थ को विलायक को विलेय के साथ खींचने की जो क्षमता होती है, मतलब अवशोषण का मतलब उनको एब्जॉर्ब करने की, एब्जॉर्ब का मतलब उनको खींचने की, उनको अपने अंदर घोलने की जो क्षमता अधिक होती है, उन गैसों की विलेयता अधिक होगी। समझे बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या होता है गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिन गैसों का अवशोषण गुणांक, जिन गैसों के लिखो, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है, अधिक होता है, वो गैसें द्रव में
द्रव में अत्यधिक विलेय होती हैं, अत्यधिक घुलनशील होती हैं, घुलनशील होती हैं, अत्यधिक घुलनशील होती हैं। मतलब जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है वे गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे में कौन हो सकता है? NH3 हो सकता है, HCl हो सकता है, CO2 हो सकता है। जैसे NH3, HCl, CO2 आदि गैसें जल में O2 की तुलना में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि इनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है। अवशोषण गुणांक का मान O2 की तुलना में अधिक होता है, समझे? यहां पे कहने का मतलब है कि जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है वो गैसें क्या होती हैं? जल में अधिक घुलनशील होती है, अर्थात विलायक में अधिक घुलनशील होती है, या बोल सकते हैं द्रव में अधिक घुलनशील होती है। और जिनका अवशोषण गुणांक का मान कम होगा वो कम घुलनशील होती है। समझी बात? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक क्या होता है? तो हम लोग पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे नोट लगा के लिख लेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। नोट में हम लोग का क्या रहेगा? अवशोषण गुणांक। ठीक है, नोट में हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या होता है? ठीक है, तो अवशोषण गुणांक का हम लोग परिभाषा लिखते हैं, निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप व दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक कहते हैं। समझे? अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक होता है निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो जो गैसों की द्रव में विलेयता होती है वो अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो अधिक तरीके से या वो अच्छी तरीके से उस द्रव में घुलनशील होगी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। ठीक, अवशोषण गुणांक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक ना,
क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट होगा वो यही होगा, ठीक है। इसमें हम लोग पॉइंट लगा देते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? पहला इसमें जो कारक होता है वो होता है गैसों की प्रकृति। गैस की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो उसमें पहला हम लोग पॉइंट लगाएंगे, क्या पहला इसमें पॉइंट लगाएंगे गैसों की प्रकृति। देखो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि द्रव में घुल करके आयनित हो जाती है और कुछ गैसें द्रव में नहीं घुलती हैं, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ गैसें द्रव में आयनित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं तथा कुछ गैसें द्रव में आयनित नहीं होती हैं, नहीं होती है। कुछ गैसें क्या होती है, द्रव में आयनित हो जाती है। द्रव में आयनित होने का मतलब क्या है कि कुछ गैसें ऐसी होती है कि जो कि द्रव में घुल जाती है और कुछ गैसें ऐसी होती है कि जो कि द्रव में नहीं घुलती। आयनित का मतलब यही है, जैसे द्रव को हमने ले लिया और उस द्रव में हमको क्या करना है, गैस को घुलना है, तो बहुत सारी गैसें उसमें घुलेंगी, बहुत सारे नहीं घुलेंगी। तो जो घुलेंगी वो यौगिक का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कौन सा गैस है, NH3 गैस है, ये किस स्टेट में गैस, और हमारे पास द्रव क्या है, H2O, ठीक। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाई, NH4OH बनाए, जो कि क्या हमें देगा, NH4 प्लस OH माइनस, ये हमें देगा, ठीक। जैसे ये वाला जो गैस है वो H2O में डिजॉल्व हो गई, ठीक। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते थे, जैसे मान लो HCl गैस है जो कि H2O में डिजॉल्व हो गई, घुल गई, तो हमें क्या देगी, वो हमें देगी H3O प्लस डबल एरो लगा दो प्लस Cl माइनस, ये दे दिया, तो ये भी घुल गई। तो ये सब गैसें हैं जो कि जल में या जो कि द्रव में घुल जा रही है। लेकिन बहुत सारी गैसें हैं जो कि नहीं घुल पाती है, जैसे O2 हो गया, O2 H2O में आसानी से नहीं घुलता है, तो जनरली रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देगा। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है। या इसमें कुछ और थोड़ा सा लिख सकते हैं जो कि मैंने पहले अभी डिस्कस किया है कि अवशोषण गुणांक में निर्भर करता है, ठीक ना। जो विलेयता होती है गैसों की वो अवशोषण गुणांक पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसमें ही पॉइंट लगा के लिख लो, इसी में गैसों की द्रव में विलेयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है, अवशोषण गुणांक पर निर्भर करता है, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति के आधार पर क्या होगा, द्रव की प्रकृति के आधार पर होगा कि जैसे मान लो हमारे पास कोई गैस है, वो द्रव में
इस वजह से घुल रहा है क्योंकि उस गैस की प्रकृति और द्रव की प्रकृति मिल रही है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे हम लोग बात करें तो कुछ गैसें समान प्रकृति वाले द्रव में घुल रहे हैं जबकि असमान प्रकृति वाले में नहीं घुल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी मैटर डिस्कस करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ध्रुवीय जो गैसें होती हैं, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय द्रवों में विलय, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय द्रवों, द्रव मतलब विलायकों, विलायकों तथा अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है। विलायकों का मतलब द्रव, विलायकों में घुलनशील होती है, घुलनशील होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, समान लक्षण वाले जो रहेंगे या समान गुण वाले जो रहेंगे वो आपस में एक दूसरे में घुलेंगे और जो असमान लक्षण वाले रहेंगे वो आपस में एक दूसरे में नहीं घुलेंगे, ठीक ना। सेम चीज इसका और इसका कहने का मतलब सेम है। जैसे NH3 और H2O का लक्षण एक जैसा है, दोनों क्या है, ध्रुवीय है, तो वो आपस में घुल गए, ठीक है। और अगर दोनों अध्रुवी भी रहेंगे तो वो आपस में घुल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अध्रुवी अगर हमारे पास कोई गैस है, जैसे H2 है, H2 है, ठीक, तो वो हमारा अध्रुवी में घुल जाएगा। अध्रुवी का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास बेंजीन हो गया, तो बेंजीन H2 से रिएक्शन कर सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है जो अध्रुवी रहेंगे वो अध्रुवी में घुलेंगे, जो ध्रुवी रहेंगे वो ध्रुवी में घुलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में HCl तथा NH3 जल में घुल सकते हैं लेकिन अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुल सकते, ठीक। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, थर्ड पॉइंट में होगा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ये कहता है कि जब भी गैसें द्रव से रिएक्शन करती हैं तब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती हैं। समझे बात, जब गैस द्रव से रिएक्शन करेगा तो कौन सा अभिक्रिया देगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जब गैसें द्रव में घुलेंगी तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देंगी, मतलब ऊष्मा मुक्त होगी। तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग ताप को बढ़ाते जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो अभिक्रिया की दर रहती है वो कम हो जाती है, या फिर जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, या बोल सकते हैं गैस जो होती है वो ताप बढ़ाने पर आसानी से नहीं घुलती है, ठीक है। तो यही हम लोग देखेंगे यहाँ पे ताप के प्रभाव में। यहाँ पे हेडिंग क्या है, ताप का प्रभाव। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घटता है क्योंकि गैसें
जब द्रव में घुलती हैं तो उष्मा मुक्त करती हैं, उष्मा का मतलब ऊर्जा मुक्त करती हैं, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होगा। जैसे मान के चलो कि हमारे पास क्या है, CaO है प्लस CO2 है, ये रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएंगे, CO3 बनाएंगे प्लस उष्मा, प्लस क्या देंगी, उष्मा, और जब उष्मा देंगी तो डेल्टा एस का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। समझ गए? तो यही है इसका एग्जाम्पल। ताप बढ़ाने पे क्या होगा, गैसों की विलेयता घटेगी, क्योंकि जब गैस द्रव में घुलते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, और जब उष्मा वो देते हैं तो क्या होता है, गैसों की विलेयता घटती है। समझ गए? तो ये हमारे 3 पॉइंट है। अभी 2 पॉइंट और है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग 2 और पॉइंट इसमें है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट हो चुका था, 2 पॉइंट और है। एक पॉइंट है विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, और दूसरा है दाब का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे। चौथा पॉइंट था विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो जब विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो गैसों की विलेयता रहती है, वो गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, जब विलायक में दूसरे पदार्थ उपस्थित रहेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मान लो एक चीज हमारे पास विलायक है, इसमें हमने एक पदार्थ को घोल दिया, तो वो जो पदार्थ हमने घोला है उसके आयंस इसमें आ जाएंगे। अब जब आयन आ जाएंगे, अब हम लोग इसमें गैस को घोलेंगे, तो जो उस विलायक की जो घोलने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें पहले से कुछ आयन आ चुके हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे केस होता है कि विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण गैसों की विलेयता घट जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे अन्य पदार्थ इस विलायक में घोले हों उसकी सांद्रता कुछ न कुछ बढ़ी है, और ये जो अन्य पदार्थ है वो विलायक में घुला ही है ना। अब जब वो पदार्थ उसमें घुला है तो दूसरे पदार्थ को घोलोगे तो वो उसमें कम ही घुलेगा ना, क्योंकि एक पदार्थ तो उसमें पहले से ही घुल चुका है। यही यहाँ पे सेम कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है यहाँ पे दाब का प्रभाव। ठीक, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जब दाब लगाते हो तो वो अणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं। अब जब वो अणु पास पास आएंगे तो वो द्रव में क्या करेंगे, आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि गैस के अणु पास पास आ गए। और जो पास पास आएंगे तो वो उनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो वो आसानी ढंग से क्या करेंगे, द्रव में घुलते जाएंगे। तो वही सेम चीज है। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हो, दाब बढ़ाने पर गैसों
के अणुओं का द्रव में घुलनशीलता, या बोल सकते हैं द्रव में विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि दाब के कारण दाब के कारण गैसों के अणु पास पास आ जाते हैं समझी बात। और इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था? इसके बारे में जो अवधारणा दिया था वो हेनरी ने दिया था। ठीक, तो आगे नेक्स्ट हम लोग, अभी तो ये पॉइंट चल ही रहा है, अभी हमने गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। और इस बात की जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, अरे जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, इसको किसने एक्सप्लेन किया था? इसकी व्याख्या हम लोग हेनरी के नियम से पढ़ेंगे आगे। इसके बाद वाली जो होगी हम लोग की स्टडी, ये जो क्लास होगी, उसमें हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारी कौन सी पार्ट होगी? फोर्थ पार्ट। हेनरी का नियम या हेनरी के नियम के द्वारा इस लक्षण को व्यक्त किया जाता है या हम लोग बोल सकते हैं गैसों के इस लक्षण को हेनरी के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस नियम को? क्यों है हम लोग दाब वाले को बस बात कर रहे हैं, दाब वाले प्रभाव को हेनरी के नियम के द्वारा हम लोग जनरली क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता क्या होती है, और ठोस पदार्थों की द्रव में जो विलेयता होती है उस पर किन किन कारकों का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं सेकेंड पॉइंट इसमें, ठोसों की द्रव में विलेयता या ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता, दोनों में से कुछ हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता को किस तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक डिफिनेशन आता है कि 100 ग्राम विलायक में जितने अधिकतम ठोस विलेय पदार्थ को आप उसमें घोल सकते हो, वही तुम्हारी उस ठोस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। जैसे 100 ग्राम पानी है हमारे पास, 100 ग्राम पानी में हमें क्या करना है? चीनी को घोलना है। तो हम लोग चीनी को कितना इस 100 ग्राम पानी में अधिकतम घोल सकते हैं एक निश्चित ताप पे, वो उस चीनी की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। क्योंकि चीनी हमारे ठोस में है और जो पानी है वो द्रव में है। ठीक, हम लोग यहाँ पे परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं परिभाषा। तो हम लोग दो परिभाषा को लिखेंगे। हम लोग कितने परिभाषा को लिखेंगे? दो, जिसमें से पहला परिभाषा क्या बोल रहा है इसको हम लोग देखते हैं। पहला परिभाषा ये बोल रहा है कि निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके
घुल सके उसे ठोस पदार्थ का विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। ठीक, उससे ठोस पदार्थ का विलेयता कहते थे। ये एक परिभाषा हो गया कि ठोसों की द्रव में विलेयता का परिभाषा क्या होगा। और सेकेंड परिभाषा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 100 ग्राम न होकर के 1 लीटर होगा। सेकेंड परिभाषा क्या हो जाएगा? सेकेंड परिभाषा भी सेम तरीके से रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे रहेगा क्या? निश्चित ताप पर ठोस विलेय के अधिकतम मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल सके उसे ठोस का विलेयता कहते हैं। या ठोस पदार्थ का विलेयता कहते हैं। ठीक, ये हो गया 2 परिभाषा। यहाँ पे थोड़ा सा मात्रक भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना होगा कि इस टर्म में मात्रक क्या होगा और इस टर्म में क्या होगा। इस टर्म में मात्रक होगा मोल प्रति लीटर और इस टर्म में मात्रक होगा ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, यहाँ पे मात्रक क्या होगा इस केस में अगर लिखना चाहिए तो यहाँ पे मात्रक आपको मिलेगा ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। और अगर यहाँ पे मात्रक लिखना चाहे तो यहाँ पे मात्रक क्या मिल जाएगा? मोल प्रति लीटर। यहाँ पे मात्रक मिल जाएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये विलेयता है, इस विलेयता पे ताप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है या विलेय और विलायक की प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों का इस विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विलेयता, या ऐसे लिख लो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन सी ऐसे कारक हैं जो कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते? तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलेय हमारा किस अवस्था में रहेगा? ठोस, क्योंकि ठोसों की विलेयता को देख रहे हैं। और विलायक हमारा किस अवस्था में रहेगा? द्रव। तो क्या सभी ठोस सभी द्रव में घुल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नहीं। तो यहां पे लिखेंगे सभी द्रव सभी ठोस सभी द्रवों में नहीं घुल सकते। सभी द्रवों में नहीं घुल सकते हैं।
तो नहीं घुल सकते, तो क्या यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है? हमें ये समझने की जरूरत है अगर सभी सभी में नहीं घुल सकते तो कौन किस में घुलेगा? तो जो आयनिक या ध्रुवी रहेंगे, जो ठोस आयनिक और ध्रुवीय प्रकृति के रहेंगे, वो आयनिक विलायक में या ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, और जो तुम्हारे अध्रुवी प्रकृति के रहेंगे वो तुम्हारे अध्रुवी विलायक में घुलेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ध्रुवी और अध्रुवी क्या होता है। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं ये टॉपिक बता दूंगा कि कैसे आप किसी ध्रुवी को या किसी अध्रुवी विलेय या विलायक को या कोई पदार्थ है जिसको पहचानना है कि वो ध्रुवी है या अध्रुवी, कैसे पहचानोगे। तो इस टॉपिक के बारे में वीडियो नेक्स्ट बनेगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी ठोस सभी द्रव में नहीं घुल सकते हैं। आगे हम लोग क्या लिखेंगे? जो ध्रुवीय या आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जैसे NaCl, KCl आदि जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति समान होती है। ठीक, ये हो गया। जबकि क्या होता है, जो अध्रुवी रहेंगे ठोस वो अध्रुवी विलायकों में घुलेंगे। ठीक, जैसे अध्रुवी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। ठीक, और NH4OH हो गया, और तुम्हारा आयोडीन जो होता है वो CCl4 में घुलनशील होता है। ठीक, तो ये सब तुम्हारे जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो तुम्हारे अध्रुवी के हो जाएंगे। तो अध्रुवी वाला लिख लो, जो ठोस, इसी में लिखना है, जो ठोस अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं जैसे आयोडीन CCl4 में घुल जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला चीज। दूसरा इसमें पॉइंट हम लोग लगाएंगे, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या कहता है? दाब का प्रभाव हमें ये बताता है कि अगर हमने ठोसों को द्रव में घोलना है तो दाब लगाएंगे तो उनके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ठोस को हमें द्रव में घोलना है दाब लगा करके, तो दाब लगाने पे ना तो उनकी विलेयता बढ़ेगी ना तो उनकी विलेयता घटेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दाब का ठोसों की विलेयता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई विलयन है या कोई द्रव है, उस द्रव को हम लोग दबाते हैं, तो क्या वो
ऐसा होगा कि वो कम जगह कवर करेगा? नहीं, क्योंकि द्रव के जो अणु होते हैं वो भी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होते, वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो दाब लगा करके द्रव का आयतन कम नहीं किया जा सकता। तो जब दाब लगा के उनके आयतन को कम नहीं कर पाएंगे हम लोग, जैसे हमारे पास एक बोतल है, एक बोतल में हम लोग क्या किए, पानी भर दिए, पानी भरने के बाद अब पानी के ऊपर हम लोग दाब लगा रहे हैं कोई चीज से, तो क्या ऐसा होगा कि पानी तुम्हारा कम जगह कवर करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉटल फट जाएगा लेकिन पानी कम जगह कवर नहीं करने वाला है। वही सेम चीज है कि जब दाब लगाने पे कोई का आयतन कम या अधिक नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसकी विलेयता के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो द्रव के और जो ठोस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिसकी वजह से दाब लगाने पे वो आपस में और पास नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण विलेयता पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए बात? तो वही यहाँ पे पॉइंट लगाना है हमें कि दाब दाब का ठोसों की द्रवों में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब नॉन कंप्रेसिबल असंपीड्य होते हैं। समझे? दोनों को हम लोग दबा नहीं सकते, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये हो गया हम लोग का दो इफेक्ट। ठीक, एक इफेक्ट और हम लोग पढ़ेंगे जो कि होगा ताप का प्रभाव। ठीक, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, ताप का प्रभाव। विलेयता पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसी में, जो कि क्या होगा, ताप का प्रभाव। देखो, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जनरली ताप बढ़ाने पे आसानी से घुलते हैं, लेकिन क्या सभी ठोस पदार्थ ताप बढ़ाने पे आसानी से घुलेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। सभी ठोस पदार्थ ताप बढ़ाने पे आसानी से नहीं घुलेंगे। तो क्या कौन से ऐसे ठोस पदार्थ होंगे या कौन सा या किस तरीके का ऐसा रिएक्शन होगा जब वो ठोस पदार्थ को हमें घोलना है तो ताप बढ़ाएंगे तो वो आसानी से नहीं घुलेंगे? वो कौन से ठोस पदार्थ होंगे, उनके अंदर क्या नेचर होगा, वो जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी शो कराएंगे, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ताप बढ़ाने पर सामान्यतः ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है, लेकिन जो ठोस द्रव में घुलकर उष्मा छेपी अभिक्रिया देते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है,
जैसे जैसे कौन कौन से ऐसे ठोस हो जाएंगे, CaO हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा आदि। ठीक। लेकिन ऐसे भी ठोस होते हैं जो कि द्रव में घुल करके उष्माशोषी अभिक्रिया देते हैं, तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे ठोस जो द्रव में घुलकर घुलकर उष्मा शोषी अभिक्रिया देती हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया देती हैं, उनकी विलेयता उनकी विलेयता उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे में NaCl हो गया, जैसे में NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, NH4Cl हो गया आदि। इनको अगर घोलना है और हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो घुलनशीलता होगी या जो विलेयता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होगा। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहां पे यदि आप कोई रिएक्शन कराते तो उष्मा उसमें मुक्त होती है, और उष्मा शोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, मतलब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी या जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी, उसमें अगर आप ताप दोगे तो उसको ऊर्जा की जरूरत है ही, उष्मा की जरूरत है ही, तो ताप दोगे तो वो अवशोषित करेगी। अब जब ताप दोगे वो अवशोषित करेगी तो अभिक्रिया का जो दर रहेगा वो बढ़ेगा ही। और जिसमें खुद उष्मा निकल रही है उसमें अगर आप उष्मा और दे रहे हो तो उसकी अभिक्रिया की दर घटेगी, क्योंकि वो खुद उसके पास अधिक एनर्जी है, और जब उसके पास अधिक एनर्जी है तो वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है अपनी एनर्जी को, और आप खुद उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगी, अभिक्रिया की दर घटेगी। ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या होते जाएंगे, बहुत दूर दूर होते जाएंगे। बहुत दूर दूर होने की वजह से वहां पे रिएक्शन का जो रेट होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा खुद है, आप और एनर्जी दे रहे हो, आप और एनर्जी दोगे तो वहां पे रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन कौन किया था, ला सतेलिए ने किए थे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इन दोनों जो रूल था, मतलब कि जो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया देते हैं और जो उष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं, उनकी विलेयता क्यों घटती है या क्यों बढ़ती है, इस बारे में किसने बताया था, ला सातेलिए ने बताया था। ये आपको पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक, हेनरी के नियम को भी नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे। ठीक है।